नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हमने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा और उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताते रहे। इसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं हम। वो टॉपिक है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में। ठीक है, कारण उसका यह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो परंपरागत चुनौतियां रही हैं, जैसे आतंकवाद, आणविक शस्त्र का जो प्रसार है, उस तरह के जो संहारक हथियार बने हुए हैं, है ना, मानव तस्करी, संगठित अपराध, ठीक है ना दोस्तों, इसी तरह से साइबर क्राइम आदि। लेकिन इन सभी प्रकार की चुनौतियों के ऊपर आज एक वायरस ना, जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है, ये सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। स्वाभाविक है कि इस तरह की जो महामारी है उसके जो विभिन्न आयाम हैं, है ना, वो अपने आप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हो गए हैं कि ये महामारी एक प्रकार से सभी परंपरागत सुरक्षा के जो खतरे थे उनका ये महत्तम समावर्तक बन गई है। और आज हम लोग इसी के कुछ जो अछूते पहलू हैं, है ना, उन पर बात करेंगे, क्योंकि इनको लेकर के जिस प्रकार की धारणाएं तैर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जनमत के अंतर्गत, जिस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, जिस प्रकार की लोगों के अंदर की एक सोच विकसित हो रही है ना, उसकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ज्ञान गुरु के सभी वीडियोस में आप जानते हैं कि प्रामाणिकता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके सामने चीजें लाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं वेदांत आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 2019 की विकसित हुई है, ये पूरी दुनिया में अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है ना। बच्चा बच्चा इसके बारे में जान चुका है और इससे प्रभावित है। भले ही इस वायरस की जो प्रकृति है, कृति है, अनुकृति है, उसकी पहचान करने के लिए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन इसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इस वायरस ने इतनी बड़ी महामारी देकर के इतिहास के पन्नों में अपना एक स्थान हथिया लिया है। और यही कारण है कि चूंकि समग्र जगत इससे प्रभावित हो रहा है ना, हर प्राणी इससे प्रभावित है, यही कारण है कि इससे संबंधित तमाम प्रकार की जो धारणाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जनमत में तैरती हैं। और इसी प्रकार की एक धारणा ये मानी जाती है, या एक तरह से ये चीज़ बन चुकी है ना, कि ये जो वायरस है ना, ये वास्तव में चीन से आरंभ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये चीन से अगर आरंभ हुआ, ये बात सत्य है, लेकिन इसको कैसे इसका प्रसार हुआ, कैसे ये कहां कहां ये फैलता चला गया और किस तरह से ये चीन में घोषित रूप से तथाकथित शांत हो गया, इन बातों पर विचार करने के लिए जरूरी है कि हम लोग किसी प्रकार के ऐसी धारणाओं में ना जाएं, ऐसी प्रकार की इस प्रकार के किसी अफवाहों में ना जाएं, बल्कि ध्यान से कुछ बातों को सोचें। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार से चीन के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, या जिस तरह से भी कह सकते हैं कि उसको दोषी ठहराया जा रहा है, उसका भले ही कोई तार्किक साक्ष्य ना हो, कोई वैधानिक अभी तक प्रमाण ना हो, वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय हो, जांच का विषय हो, लेकिन इतनी बात तो कंफर्म है कि इसका लीकेज चीन से हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वहां पर ये वायरस कहां से पहुंचा, किस प्रयोजन से विकसित किया जा रहा था,
कौन कौन से देश इसमें सहभागी थे, किन देशों के जो वैज्ञानिक है वो इसमें सहयोग कर रहे थे, ये सब निश्चित रूप से जांच का विषय हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसकी जांच निश्चित रूप से निकट भविष्य में की भी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इसका जो लीकेज है वो चीन से आरंभ हुआ और चीन के ऊपर जो निर्विवाद आरोप लगाया जा सकता है वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जो संवेदी वायरस का संक्रमण है, इस बात को जानते हुए, इसकी जनसंहारक प्रकृति को समझते हुए, इसकी जो शुरुआती जानकारी है वो उसने नहीं बताई और ना ही इस प्रकार की जो जनसमस्या थी, जो संभावित जनसमस्या थी, है ना, इसको लेकर के जो सूचनाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जनमत के साथ उसने साझा भी नहीं किया, है ना। यहां तक कि वुहान के जिस प्रांत में इसका आरंभिक असर देखा गया, वहां के जो शुरुआती, जिसको हम जीरो पेशेंट कहते हैं ना, वो कौन था, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी चीन ने दुनिया को नहीं बताया। किस डॉक्टर ने इसको बाहर लाने की कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से चीन के और वैज्ञानिकों या पत्रकारों ने इसको प्रकाशित करने का प्रयास किया, दुनिया को समझाने का प्रयास किया, तो चीन ने उनके सामने से दुनिया ही हटा दी। तो स्वाभाविक है कि चीन इस प्रकार के आरोपों से तो नहीं बच सकता, क्योंकि ये सारे जो निष्कर्ष हैं, इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जिस तरह के जो बन चुकी हैं धारणाएं, इनमें इनके लिए भी ठोस तर्क की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। इसी क्रम में अगर आप ये देखेंगे तो आगे के समय में अगर देखें तो जब ये चीन में थोड़ा मध्यम पड़ा और पूरी दुनिया इससे प्रताड़ित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महामारी के विरुद्ध सहायता का स्वांग करना शुरू किया और उस सहायता के स्वांग के दौरान ना, उसने ऐसा नहीं कि जो भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं या प्रोटेक्टिव किट्स हैं ना, मास्क हैं ना, ग्लव्स हैं, इन सब की जो उपलब्धि है, इन सब की जो आपूर्ति है, उसे उसने कर्टसी के आधार पर नहीं, कैश के आधार पर देना शुरू किया है ना। ये सब बातें उसके प्रति निश्चित रूप से इशारा करती हैं, है ना। इसी क्रम में अगर आप देखें तो आज दुनिया भर के जो बाजार हैं, शेयर बाजार हैं, उनमें एक प्रकार की गिरावट दिखी जा रही है और चीन बहुत ही सावधानी से, है ना, उस तरह के गिरे हुए या मंदी के जो शेयर हैं, सस्ते शेयर हैं, उनको वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है। इन सब के पीछे जो छुपी हुई रणनीति सोची जा सकती है ना। ये अलग बात है कि इस तरह की चीज कोई गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इससे किसी देश की, किसी समाज की जो मंशा है उसकी तरफ इशारा जरूर होता है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण धारणा ये बनती जा रही है कि आगे के समय में जब ये वायरस का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम होगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन के ऊपर दायित्व फिक्स करने के लिए या उससे जो प्रतिपूर्ति होती है, कंपनसेशन होता है ना, उसकी वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उसको लेकर के ट्रायल किया जाए, जैसे यूनो है, सुरक्षा परिषद है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि अमेरिका की जो अलास्का की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर इसके लिए मुकदमा भी लाया जा चुका है कंपनसेशन को लेकर के, है ना। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जो अमेरिकी संसद है ना, उसने भी एक प्रकार का जो कानून बनाने का विधेयक है वो प्रस्तुत कर दिया है ना, जिसमें कि चीन का जो दायित्व है वो फिक्स करने की बात की गई है, उससे कंपनसेशन वसूलने की बात की जा रही है। अभी यद्यपि ये विधेयक के रूप में है, अभी ये फाइनली पास नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और यही चीज यूरोप में, खासतौर से यूके में, जर्मनी में, इटली में, वहां से भी इस प्रकार की आवाजें आने लगी हैं। इसीलिए कुछ लोग तृतीय महायुद्ध, जो अगला महायुद्ध है ना, तीसरा महायुद्ध है, उसकी आहट भी महसूस करते हैं। ठीक है, इसको इतना भयोत्पादक बना रहे हैं कि तीसरे युद्ध की जो संभावना है उसको भी देखने लगे हैं। यहां पर आपको हम एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो समस्या है, ये तीसरे महायुद्ध की जो संभावना है वो तो भविष्य के गर्भ में है, ये अभी ही उससे ज्यादा भयोत्पादक है।
जैसे ध्यान से सोचिए कुछ बातें। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखिए तो जितनी तेजी से इस महामारी का क्षेत्रीय प्रसार ना, चीन और जापान से लगा करके स्पेन और न्यूयॉर्क से लगा करके अलास्का तक, जितना तेजी से इसका क्षेत्रीय प्रसार 3-4 महीने के अंदर हुआ है, पहले के दोनों महायुद्ध भी इतनी तेजी से नहीं फैले थे, इतने व्यापक नहीं थे। दूसरी तरफ अगर इसकी गंभीरता पर जाएं, इसकी मारक क्षमता पर जाएं, तो जितनी बड़े पैमाने पर इतनी अल्प अवधि में धन जन का नुकसान हुआ है, वो भी पहले के महायुद्धों में नहीं दिखाई देता है। आपने इस पर गौर किया होगा कि कितने कम समय में इस महामारी से मरने वालों की जो संख्या है वो 5 अंकों तक पहुंच गई। ऐसा तो पहले दोनों महायुद्धों के शुरुआती 3-4 महीने में नहीं हुआ था। इसी तरह से जो G7 के देश हैं, आप जानते होंगे, जिसमें जापान, इटली, कनाडा, अमेरिका, USA, UK, फ्रांस, ये शामिल हैं। इन्होंने अभी तक जो इससे होने वाले नुकसान का आकलन किया है वो 3.2 ट्रिलियन पाउंड है ना। इतने कम समय में इतने बड़ी धनराशि का जो नुकसान है वो भी इसके पहले नहीं हुआ ना। इसका मतलब हुआ कि ये पहले के महायुद्धों से ज्यादा विभीषिका लेकर के ये महामारी काम कर रही है, इस प्रक्रिया में है। एक और खास बात, अगर पहले महायुद्धों की तुलना में इसे देखें तो दोनों महायुद्धों में कम से कम प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका अप्रभावित सा रहा है, लेकिन इसमें धन जन हानि के दोनों ही बिंदुओं पर अमेरिका सीधे टारगेट पर है, अमेरिका सीधे प्रभावित हो रहा है ना। तो ये सारी बातें ये स्पष्ट करती हैं कि महायुद्ध होगा या घोषित रूप से उस प्रकार का कोई सशस्त्र संघर्ष होगा, ये तो बात की चीज है, या पता नहीं इस संभावना कितनी साकार होगी या नहीं, लेकिन अभी ही इसका जो नुकसान है वो इतना ज्यादा व्यापक, गंभीर और मारक है। यहां पे मित्रों हम आपको कुछ ऐसी बातें भी शेयर करना चाहते हैं ना, जो हम भारतीयों की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। और वो हिस्सा ये है कि हम किसी भी स्याह पक्ष में, काले पक्ष में, नकारात्मक वातावरण में, नकारात्मक चीजों के साथ साथ जो सकारात्मक पक्ष होता है उसके पहलुओं को कभी नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसी के सहारे बड़े से बड़े संघर्ष, बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी पीड़ा को सह जाते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि कोविड-19 का कुछ सकारात्मक पक्ष भी है? हां, ध्यान से सोचिए। भले इसकी अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, भले अभी इसके लिए कोई दवा नहीं है, इसे लाइलाज महामारी माना जा रहा है, और ये है और बड़ी तीव्र गति से, है ना, ये जो लोगों की जीवन लीला है ना, उसको समाप्त करती चली जा रही है ना। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके लिए जो सूत्र वाक्य दिया गया है कि वस्तुतः कोविड-19 से जो बचाव है ना, वही सुरक्षा है। और इस बचाव के लिए इस प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में जो 3 महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं वो आप सभी को पता है, और उसका पालन भी सभी लोग शिद्दत से कर रहे हैं, है ना। पहली चीज है उसका सैनिटाइजेशन, दूसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरी चीज है लॉकडाउन। अब आप गौर से सोचिए तो सैनिटाइजेशन का जो मूल आधार है वो व्यक्तिगत स्तर पर है, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक स्तर पर है, और सार्वजनिक स्तर पर अगर देखें तो उसका जो बचाव है ना, वो बचाव लॉकडाउन के माध्यम से किया जा रहा है। ये जो तीनों सूत्र हैं, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, अगर हम इस पर गौर करें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा, इसे आप रियलाइज कर रहे होंगे कि सैनिटाइजेशन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर, जन जन के स्तर पर, हर देश में, पूरी दुनिया में, है ना, जो खान पान है, रहन सहन है, एक्सरसाइज, योग,
ना, इसको अपनाने के जो उपचारात्मक और प्रतिरोधक उपाय हैं, इनको अपनाने की जो चेतना है वो विकसित हुई है। ये बहुत अच्छी बात है ना, मजबूरी में है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ इस प्रकार की चीजों का जो महत्व है वो उसे रियलाइज करने में, उसको समझने में बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है। इसी तरह से अगर समाज के स्तर पर देखें तो निश्चित रूप से लोग इतना तेजी से, इतना भौतिकवादी जो चाहना है ना, इच्छाएं हैं, उनके पीछे इतना तेजी से भाग रहे थे ना, कि कहीं ना कहीं जो स्वजन हैं ना, बुजुर्ग हैं अपने परिवार के या समाज के, वो पीछे छूटते जा रहे थे, वो अपरिचित से होते जा रहे थे ना। तो निश्चित रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसने जिस तरह से लोगों को, है ना, भले ही भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे से थोड़ा सा अलग किया हो, लेकिन अगर भावनात्मक स्तर पर देखें तो जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो भावनात्मक लगाव है, जो भावनात्मक जुड़ाव के प्रति आग्रह है, वो निश्चित रूप से बढ़ा है। और जो सार्वजनिक लॉकडाउन हुआ है, इसने तो इस पूरी जो दौड़ती हुई जो मैकेनिकल दुनिया थी, है ना, जो बिल्कुल बेतहाशा अंधी गलियों में दौड़ती चली जा रही थी, अंधे रास्ते पे दौड़ती चली जा रही थी, है ना, और उसके कारण से जो पर्यावरण हाँफने लगा था, है ना, वो वास्तव में जाकर के थोड़े समय के लिए ठिठक गया है और उसने राहत की सांस ली है। पिछले 250 वर्षों में ना, खासतौर से जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद के दिनों में अगर देखें तो कभी भी विकास के नाम से प्राकृतिक संसाधनों का जो विदोहन है वो रुका ही नहीं। ये अचानक इस प्रकार का जो लॉकडाउन हुआ, है ना, इसे गौर करिए तो चाहे वो जल के स्तर पर हो, चाहे वो हवा के स्तर पर हो, सबसे महत्वपूर्ण साउंड पोल्यूशन, ध्वनि के स्तर पर ना, इन सभी स्तरों पर जो ताजगी महसूस की जा रही है ना, जिसको हम सभी लोग रियलाइज कर रहे हैं। अभी इनका कोई डेटाबेस विश्लेषण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, जिस प्रकार से नदियों का जल साफ हुआ है, जिस प्रकार से पक्षियों के आवाजें सुनाई पड़ने लगी हैं, ये निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक सकारात्मक बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि सैनिटाइजेशन से व्यक्ति के स्तर पर, सोशल डिस्टेंसिंग से, सामाजिक भावनात्मक आग्रह के दृष्टिकोण से, और लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्यावरणीय आयाम है, वो निश्चित रूप से इस वायरस का सकारात्मक पक्ष है। और यही वो पक्ष है जिसके बलबूते हम एक नई ऊर्जा ना, हमारा समाज एक नए सामर्थ्य के साथ ना, पूरी मानव जाति मिल करके अपनी जो जिजीविका है उसको रेखांकित करेगी और हम इस संघर्ष से जीतेंगे। ये अलग बात है कि इसमें कितना समय लगेगा, इसके लिए हम और क्या नकारात्मक फ्रंट पर किन किन चीज़ों का बलिदान करेंगे, है ना, वो अभी विश्लेषण की समस्या है। लेकिन इस वक्त निश्चित रूप से अगर हमें ना अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने सामाजिक समरसता के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो भौतिकवादी एक वातावरण है, उससे निजात पाने का एक सुनहरी मौका है और इसे हमें नहीं खोना चाहिए। और साथ ही पूरे मनोयोग से इस समस्या से निपटने की कोशिश करना चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि कल को चीन के साथ क्या होगा, कल को तीसरा महायुद्ध होगा भी कि नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीन को का जो वीटो पावर है वो छीन लिया जाएगा, या कल को उसको पूरी दुनिया को एक बड़ी धनराशि कंपनसेशन देनी पड़ेगी, या फिर जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं महाशक्ति बनने के लिए, या फिर आर्थिक शक्ति को और अपना विकसित करने के लिए उसके मंसूबों में वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब भविष्य की बातें हैं, इनको हम लोग जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये कोशिश करें कि सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ देखते रहिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लोगों के बीच में बांटिए, क्योंकि ये समय बांटने का है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।